हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है देवनागरी लिपि का विकास। पहले हमने देखा आर्य भाषा का विकास। 3 स्तर में था, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा में हमने देखा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को, और जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसमें हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को देखा। फिर उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा में हमने प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी को देखा। अब जब हमें पता है कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ हुई। तो आज इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। लिपि का प्रारंभ जो है हुआ है सिंधु सभ्यता में। इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और जो हमारे देश की हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि क्या है वो देवनागरी है। लिपि चिन्हों की ज़रूरत क्यों पड़ी? पशु पक्षी हुए वो मुख से ध्वनि निकालते हैं लेकिन वो कहीं नोट करके रखते नहीं। और जो हमारे पूर्वज थे उन्हें ये समझ में आया कि अगर हम इसे चिन्ह बना करके लिख करके इसे रखा भी जा सकता है, और इसे बाद में भी मुख से ध्वनि न निकाल करके इसे बाद में भी अपनी बात किसी से कही जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है। तो लिपि चिन्हों का विकास हुआ। अब लिपि जो है किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? भाषा के लिए। और भाषा का अर्थ है कि ध्वनि द्वारा या लिखित या संकेत के द्वारा अपनी भाषा, अपनी बात को किसी के सामने प्रकट करना। मन के भावों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक ध्वनि रूप से है और जो लिखित है इसी में लिपि का प्रयोग होता है। लिपि को संकेत चिन्ह भी कहते हैं। लिपि को संकेत चिन्ह भी कहते हैं। और जो ये ध्वनि जो है यह श्रव्य होती है, जिसे सुन सकते हैं हम। जो लिपि होती है यह दृश्य होती है, जिसे देख सकते हैं हम लेकिन सुन नहीं सकते। तो ये रही भाषा। भाषा के 2 पार्ट। मौखिक भाषा जब हम अपनी बात को बोल करके किसी ध्वनि निकाल करके किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वहाँ मौखिक भाषा हो गई। और जब हम अपनी मन की भावनाओं को लिख करके कहीं रखते हैं या भेजते हैं किसी को, तो वहाँ पर आपकी लिखित भाषा हुई। जिस लिखित भाषा में लिपि का प्रयोग होता है, जिन्हें संकेत चिन्ह भी कहते हैं। और जो लिपि होती है वो दृश्य होती है, श्रव्य नहीं होती है। यहाँ तक देख लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि के बारे में सुना होगा आपने। जो ब्राह्मी लिपि है
सभी भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है, या यूँ कहें कि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनकी आदि जननी जो है ब्राह्मी लिपि है। इस टॉपिक को नोट कर लेंगे, इस पॉइंट को। सभी भारतीय भाषाओं की आदि जननी सभी भारतीय भाषाओं की आदि जननी जो है ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। यह वैदिक आर्यों की लिपि थी। जब आर्य हमारे यहाँ आए थे 1500 ईसा पूर्व में, तब की यह लिपि है। तो वैदिक आर्यों की लिपि भी इसे कहते हैं। ब्राह्मी लिपि को सभी भारतीय भाषाओं की आदि जननी भी कहते हैं और वैदिक आर्यों की लिपि भी कहते हैं। अगर प्राचीनतम नमूने की बात की जाए, प्राचीनतम नमूने की बात की जाए तो यह हमें मिलता है बौद्धकालीन समय से हमें इसके ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने प्राप्त होते हैं, जो कि पाली भाषा का समय था। तो ये ब्राह्मी लिपि से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। ये वैदिक आर्यों की लिपि है, सभी भारतीय भाषाओं की आदि जननी है। मोस्टली यही प्रश्न आता है आपका, सभी भारतीय भाषाओं की आदि जननी जो है ब्राह्मी लिपि है। और इसके जो प्राचीनतम नमूने हैं वो बौद्धकालीन यानी कि बौद्ध काल के समय से मिलते हैं। अब जब गुप्त काल आया, गुप्त काल में गुप्त काल आपका कब चल रहा था? 275 ईस्वी के समय जो है गुप्त काल की स्थापना की गई थी। श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। गुप्त काल का संस्थापक जो था वो श्री गुप्त था। इसने 275 ईस्वी में गुप्त काल की स्थापना की थी। इस टाइम में जो ब्राह्मी लिपि थी इसके 2 भाग हो गए। ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हो गए, एक तो उत्तरी और दूसरी दक्षिणी। ब्राह्मी लिपि के गुप्त काल में, जो कि 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, तो गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हुए, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। अब जब उत्तरी जो ब्राह्मी लिपि थी यह जो है बदल करके गुप्त लिपि में हो गई, और इसका समय था 4वीं 5वीं सदी। गुप्त लिपि का जो समय था वो 4वीं 5वीं सदी था। इसके बाद जो है गुप्त लिपि बदल करके सिद्ध मातृका हो गई। इसका नाम सिद्ध मातृका लिपि। गुप्त लिपि जो है सिद्ध मातृका लिपि हो गई, और इसके बाद जो है सिद्ध मातृका बदल करके कुटिल लिपि हो गई। अब जो ये कुटिल लिपि है और जो ये सिद्ध मातृका है, इसका समय जो था यह 7वीं
8वीं 9वीं सदी था। सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि जो थी इसका जो टाइम था वह 7वीं 8वीं 9वीं सदी था। अब हम देखते हैं कि ये जो दक्षिणी थी इससे क्या क्या भाषाएं निकल कर के आई। तो इसमें से निकल के आई आपकी तमिल, तेलुगु। दक्षिण में यही भाषाएं बोली जाती हैं, तेलुगु और कन्नड़ जो कि कर्नाटक की भाषा है, मलयालम जो कि केरल की है, मलयालम। अब जो ये कुटिल लिपि है इसके भी 2 पार्ट हुए। जो पहली कुटिल लिपि की जो पहली शाखा थी वो थी नागरी, और जो कुटिल लिपि की दूसरी शाखा थी उसका नाम था दूसरी शाखा को हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस यहाँ पर है। दूसरी जो शाखा इसकी थी वो थी शारदा। जो नागरी थी इससे भाषा निकल कर के आई भारत की राजस्थानी या लिपि इसे कहें, राजस्थानी, गुजराती, देवनागरी, महाजनी और कैथी। अगर बात की जाए शारदा से तो शारदा से निकल कर के आई आपकी गुरुमुखी, लहंदा, कश्मीरी, और टाकरी। ये 4 निकल कर के आई शारदा से। तो ये रहा। अब यहाँ देखें, ये जो है हमारी देवनागरी लिपि, यही जो है हिंदी भाषा की लिपि है। मराठी भी इसी लिपि से लिखी जाती है, नेपाली भी। तो ये सफ़र रहा, देवनागरी लिपि यहाँ तक आई। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसको। ब्राह्मी लिपि से पॉइंट याद रखते हैं कि ये भारतीय आर्यों की लिपि या भाषा है। जो ये लिपि है सभी भारतीय भाषाओं की आदि जननी है। सभी भारतीय भाषाओं की आदि जननी, ये जो है मुख्य पॉइंट है आज का, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद कर लेंगे आप एकदम बिल्कुल। प्राचीनतम नमूने बौद्धकालीन पाली भाषा के समय इसके प्राप्त होते हैं। गुप्त काल, जिसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी 275 ईस्वी में, इस टाइम में जो ब्राह्मी लिपि है इसकी 2 शाखा हो गई, उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। जो उत्तरी लिपि थी वो बाद में गुप्त लिपि के रूप में, फिर सिद्ध मातृका के लिपि में, फिर कुटिल लिपि में चेंज हुई। फिर उसके बाद जो ये दक्षिणी लिपि है इससे जो है भाषाएँ निकल के आई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। जो आपकी नागरी लिपि है इससे राजस्थान, जो कुटिल लिपि है इसके 2 भाग हुए, एक तो आपकी नागरी, दूसरी आपकी शारदा। जो नागरी है इससे राजस्थानी, गुजराती, देवनागरी, महाजनी, कैथी लिपि निकल कर के आई। जो शारदा है इससे गुरुमुखी, लहंदा, कश्मीरी और टाकरी निकल कर के आए। याद करने की ट्रिक अगर देखा जाए तो ये तो आपको बिल्कुल रटना होगा। सभी भारतीय भाषाओं की आदि जननी ब्राह्मी लिपि। इसका जो है इसके 2 पार्ट हुए गुप्त काल में, उत्तरी और दक्षिणी। जो उत्तरी है इसमें आप अगर याद करना चाहें तो गुप्त सिद्ध माता,
हाँ, गुप्त सिद्ध माता बदल के हो गई कुटिल, और कुटिल की जो है 2 बेटियां नागरी और शारदा। जो नागरी थी, इसे अगर आप बनाना चाहें तो देखें आप, देखें, याद कर सकते हैं आप, कैम देगुरा, कैम देगुरा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लेंगे कैम देगुरा के तरीके से, तो ये नहीं भूलेगा। कैम मतलब कैथी, कैम मतलब कैथी, और माँ से आपकी कौन सी हो जाएगी, हाँ महाजनी, सॉरी महाजनी। दे से देवनागरी, गु से गुजराती, राजस्थानी, रा से कैम देगुरा। कैम देगुरा से याद हो जाएगा आपका ये नागरी की जो शाखाएं हैं। जो शारदा की शाखाएं हैं, इसको याद कर सकते हैं गुल काटा। गुल काटा से शारदा आपकी याद हो जाएगी, गुल काटा। जो आपकी दक्षिणी भारतीय भाषाएं हैं, इसको याद करना है अगर तो तमिल तेल, कन्नड़ पर मल, तमिल तेल कन्नड़ पर मल। ये बस ट्रिक है ताकि आप एग्ज़ाम में न भूलें, आपके दिमाग में बातें सेट हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।